मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का सेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों पर मैं शुरू कर रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे सेनानी थे जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है और उन्होंने अपनी यह उपलब्धि भाग्य से नहीं बल्कि अपने कर्म से अर्जित किया था। आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? गुजरात के नाडियाद में। लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, नाडियाद। इनका जन्म जो है गुजरात के नाडियाद में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनके पिता झावेर भाई पटेल थे और माता लाड़वा देवी थी। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे, यानी 3 इनसे बड़े भाई भी थे। सरदार पटेल का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। परिवार की बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। एक सामान्य परिवार में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ और इन्होंने घर पर ही रहकर 100 अध्याय द्वारा शुरुआती शिक्षा ग्रहण किया और अपने गांव के पास के ही विद्यालयों में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण किया। शुरू में सरदार पटेल बहुत होनहार छात्र के रूप में नहीं जाने जाते थे, किंतु धीरे धीरे जब इनकी प्रतिभा का निखार होने लगा तब इनके परिवार वालों ने यह सोचा कि इन्हें भी लंदन भेजकर बैरिस्टरी की शिक्षा दिलाई जाए, क्योंकि उस समय भारत में बैरिस्टरों का बड़ा महत्व था। और स्थिति ये हुई कि घर के खर्चों में कटौती करके पैसा इकट्ठा किया गया और इन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया। लंदन से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल किया। पढ़ाई भी बड़ी कठिनाइयों में, आर्थिक गरीबी में इन्होंने किया था। यहां तक कि इन्हें किताब भी दूसरों से उधार पर लेना पड़ता था। यानी कुल मिलाकर बड़ी कठिनाई से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और जिस स्कूल से इन्होंने बैरिस्टरी शिक्षा ग्रहण की उसमें एक टॉपर थे। फिर वहां से भारत आए और अहमदाबाद में वकालत की पेशा शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये भारत के नामी गिरामी वकीलों में इनकी शुमार होने लगा। काम के प्रति सरदार पटेल जो थे बड़े जुनूनी व्यक्ति थे, बड़े डेडिकेट थे। हालांकि अभी ये सरदार नहीं बने थे, अभी ये वल्लभ भाई पटेल ही थे। एक बार की घटना है कि एक केस का में बहस कर रहे थे। जज के सामने केस में बहस कर रहे थे। जज अंग्रेज था और उसी समय इनको एक कागज में लिख करके एक सूचना इन्हें थमाई गई
इन्हीं के लोगों ने इनको एक सूचना दी। इन्होंने कागज खोला और उसको पढ़ा और फिर उसको पॉकेट में रख लिया और बहस करते रहे। जब बहस समाप्त हो गई तो अंग्रेज जज ने पूछा कि कागज में क्या लिखा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी झाबेर बाई का कैंसर से डेथ हो गई। यानी पत्नी के मृत्यु का समाचार ये सुने और उसके बावजूद ये बहस में जारी रखे। इससे आप लोगों को पता होगा कि ये अपने काम के प्रति कितने डेडिकेट व्यक्ति थे। जज यह जब सुना तो बड़ा प्रभावित हुआ और उस केस में इनके पक्ष में फैसला आया। तो सरदार पटेल जो थे वह अपने वर्क को बड़ी ईमानदारी से, बड़े मेहनत से निभाते थे और यही कारण है कि वह इतने महान शख्सियत बन सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह पत्नी से कम प्रेम करते थे। पत्नी के डेथ के बाद इनके परिवार वालों ने और तमाम मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दिया कि सरदार पटेल से को सलाह दिया कि आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। तो सरदार पटेल एक भारत के नामी गिरामी वकील थे। स्वतंत्रता आंदोलन में या राजनीति में इन्हें कोई बहुत रुचि नहीं थी। महात्मा गांधी के प्रति भी इनके मन में कोई बहुत आदर का भाव नहीं था। उनको लगता था कि इस तरह अहिंसावादी रणनीति से भारत को स्वराज नहीं मिल सकता है। किंतु गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण में तिनकठिया पद्धति के खिलाफ हुआ। नील की खेती के खिलाफ चंपारण में गांधी जी भारत आने के बाद उनका पहला आंदोलन चंपारण में था और नील की खेती से किसान त्रस्त थे और उस आंदोलन में गांधी जी ने जिस तरह नेतृत्व किया, सरदार पटेल उनसे बड़े प्रभावित हुए और गांधी जी से ही प्रभावित होकर सरदार पटेल राजनीति में अपना कदम रखा। इनका भारत में पहला बड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा में 1918 में खेड़ा में इनका पहला आंदोलन हुआ। खेड़ा में इनका पहला आंदोलन हुआ। खेड़ा गुजरात का एक डिवीजन था और वहां पर सूखा पड़ने के कारण फसल खराब हो गई थी। किंतु सरकार जो थी वह कर वसूल करने पर आमदा थी। वहां के किसान इसका विरोध कर रहे थे और सरकार से आग्रह कर रहे थे कि कर की वसूली न की जाए, क्योंकि किसानों के पास फसल खराब हो जाने के कारण किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह लगान जमा कर सके। किंतु सरकार जो थी वह टैक्स वसूल करने पर आमदा थी। तब सरदार पटेल महात्मा गांधी और अन्य किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों को कर न देने के लिए समझाया। सरकार ने आंदोलन को कुचलने का खूब प्रयास किया, किंतु उसमें उसको विफलता मिली और अंततः किसानों से कर न वसूल करने का आदेश दे दिया। और इस तरह सरदार पटेल की यह पहली सफलता थी, राजनीतिक सफलता थी। यह पहला उनका आंदोलन था और यह आंदोलन पूरी तरह सफल हुआ। और इसी के बाद वह गांधी जी के साथ उनके हर आंदोलनों में सक्रिय हिस्सा लेने लगे। चाहे असहयोग आंदोलन हो, बढ़ करके चढ़ करके पटेल जी ने
इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1928 में बारडोली आंदोलन का इन्होंने सफल नेतृत्व किया। हुआ यह था कि बारडोली गुजरात में पड़ता था और वहां पर अत्यधिक बारिश हो जाने के कारण फसल खराब हो गई थी। इधर सरकार ने, जो वहां की प्रांतीय गवर्नमेंट थी, उसने लगान को बढ़ाकर 30% लगान में बारडोली में 1928 में यह आंदोलन हुआ था। 1928 में बारडोली आंदोलन चला और यहां पर लगान की दर को बढ़ाकर लगान 30% सरकार ने बढ़ा दिया। किसान इतनी भारी मात्रा में लगान वृद्धि का विरोध कर रहे थे। तब गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी बारडोली का आंदोलन भी किसान आंदोलन था। सरदार पटेल जो थे, एक बुलंद आवाज, प्रखर वक्ता के रूप में, एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने बुलंद आवाज में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। किसानों को समझाया कि वह कर न दे, लेकिन सरकार जो थी वह इस आंदोलन को कुचलने में पूरी तरह आमदा थी। यहां तक कि सरकार जो किसान लगान जमा नहीं कर रहे थे, उनको जब भूमि को भी नीलाम करने का प्रयास किया, लेकिन पटेल की गुप्तचर एजेंसियां सूचना दे देती थी कि किस किसान की जमीन आज नीलाम होने वाली है। क्योंकि सरदार पटेल एक वकील थे, ये जानते थे कि सरकार तब तक किसानों की जमीन नीलाम नहीं कर सकती है जब तक उनका या तो सिग्नेचर न हो या उनका अंगूठा न लगे। तो जैसे ही इन्हें पता चलता था कि आज फला किसान का जमीन नीलाम होने वाला है, तो वे पहले ही उसको सूचित कर देते कि तुम घर छोड़कर भाग जाओ, छिप जाओ। और जब पुलिस जाती थी तो पता चला वह किसान मिलता ही नहीं। फिर दूसरे किसान के जमीन की नीलामी, वह भी गायब। और इस तरह एक तरफ सरकार लगान भी नहीं वसूल कर पा रही थी, दूसरी उनकी जमीन को जब्त भी नहीं कर पा रही थी। और फिर सरकार को लास्ट में झुकना पड़ा और अंततः इसके लिए एक न्यायिक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी ने जब जांच किया तो कहा कि 22% जो लगान बढ़ाया गया है वह गलत है। और फिर लगान की दर को घटाकर सरकार ने जो 30% था उससे घटा करके इन्होंने 6.03% कर दिया। और इस तरह यह आंदोलन भी पूरी तरह सफल रहा। स्वतंत्रता के आंदोलनों में बारडोली आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी आंदोलन में जिस तरह कुशल नेतृत्व पटेल साहब ने किया, उससे प्रभावित होकर वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया और इसी के बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से लोकप्रिय हुए। सरदार का मतलब होता है जो नेतृत्व करे। तो इस बारडोली आंदोलन में ही इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। गांधी जी ने भी इस आंदोलन के बारे में कहा था कि भले ही यह आंदोलन स्वराज प्राप्ति का आंदोलन नहीं है, कि इस तरह का हर आंदोलन, हर कोशिश स्वराज प्राप्ति के मार्ग को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बारडोली आंदोलन सरदार पटेल के चमत्कारिक नेतृत्वकर्ता का परिणाम है। ये राष्ट्रीय आंदोलन में लगे रहे। 1931 में जब कराची में कांग्रेस का कराची का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, चूंकि यह आंदोलन
सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस गांधी इरविन समझौते की मंजूरी दिलाने के लिए कराची में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर धीरे धीरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ता रहा और अंततः पटेल साहब गांधी के हर आंदोलन, चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अंततः अंग्रेजों को भारत आजाद करने के बारे में ख्याल आने लगा। 1942 के बाद भारत में राष्ट्रीय चेतना तीव्र गति से फैली। यहां तक कि 1942 का आंदोलन भले ही ब्रिटिश सरकार ने कुचल दिया, यह आंदोलन जितने गांधी जी ने आंदोलन चलाया था उसमें सबसे अल्पकालिक आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे अल्पकालिक आंदोलन था, किंतु इस आंदोलन में जनता ने जिस तरह अपने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि अब अंग्रेज भारत को बहुत दिन तक गुलाम नहीं रख पाएंगे। इधर 1939 से 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। भले ही इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय हुई, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई और अब स्पष्ट हो गया कि भारत जल्द से जल्द स्वतंत्र होने वाला है। फिर कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान के निर्माण में भी सरदार पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये मूल अधिकार समिति और कई समितियों के ये अध्यक्ष रहे, यानी संविधान के निर्माण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। फिर अंतर यह हुआ कि 1946 में कि अब अंग्रेज भारत को आजाद करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री को लेकर के जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसमें इसके लिए बैठक हुई और इसे निर्णय लेना था कि किसको भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसमें कई नाम आए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था, आपके खान अब्दुल गफ्फार खां साहब का नाम था, राजेंद्र प्रसाद का नाम था, पट्टाभी सीतारमैया का नाम था, कई नाम थे। तो यह हुआ कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा, इसके लिए प्रांतीय कार्यकारिणी समिति से राय लिया और अधिकतर प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल के पक्ष में वोटिंग किया था। यानी सरदार पटेल के व्यक्तित्व से, उनके उदार विचारों से कांग्रेस के लोग बड़े खुश रहते थे और इन्हीं को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखना भी चाहते थे। यहां तक कि भारत की जनता भी सरदार पटेल को ही देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। कहा जाता जो 15 प्रांतीय समितियों ने वोट किया था, उसमें 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सरदार पटेल के पक्ष में वोटिंग किया था। 2 प्रांतीय समितियों ने पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में वोट दिया था और एक वोट का फर्क। यानी कहने का मतलब यह है कि एक भी प्रांतीय समितियों ने पंडित नेहरू के पक्ष में वोट नहीं दिया। जब वोट की काउंटिंग हुई और जब महात्मा गांधी भी वहां मौजूद थे, महात्मा गांधी को पता चला कि नेहरू जी के पक्ष में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रबल इच्छा थी कि वह देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सर झुका लिया।
तो एक औपचारिकता के तौर पर गांधी जी ने नेहरू जी से पूछा कि भाई नेहरू, तुम्हारी क्या विचार है। लेकिन नेहरू जी कुछ नहीं बोले, बल्कि सिर झुकाए रहे। गांधी जी ने 2-3 बार नेहरू से पूछा, लेकिन नेहरू जब कुछ नहीं बोले तो नेहरू के विचार को गांधी जी समझ गए कि यही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और खुद गांधी जी भी नेहरू को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। कई आंदोलनों पर, कई समय में वह समय समय पर वह नेहरू का साथ दिए थे। तो वो भी चाहते थे कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में जब वोटिंग की, तब वहीं पर गांधी जी ने एक कागज पर कुछ लिख करके सरदार पटेल को दे दिया। सरदार पटेल ने कागज खोला और पढ़ा, और उसके बाद से उन्होंने प्रधानमंत्री के दावेदारी से अपना नाम अचानक वापस ले लिया। और इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इससे भी सरदार पटेल के व्यक्तित्व को आप समझ सकते हैं। वह गांधी के विचारों का सम्मान करते हुए अपना प्रधानमंत्री के पद से नाम वापस ले लिया, और इस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। जबकि वास्तविकता यह कि पूरा देश और कांग्रेस के खुद मेंबर ये चाहते थे कि देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए। लेकिन गांधी जी के इच्छाओं का सम्मान करते हुए पटेल जी ने अपना स्वयं ही नाम वापस ले लिया, और पहली सरकार में इनको देश का पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद दिया गया। हालांकि बाद में पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा कि जब कांग्रेस के लोग और पूरा देश चाहता था कि पटेल साहब प्रधानमंत्री बने, तो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया। तो उस समय गांधी जी ने कहा कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह जिद किए हुए थे। वह दूसरा पद, उसके अलावा वह दूसरा बड़े नेता के रूप में दूसरा पद लेने के लिए वे तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या हुआ, अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और पूरा देश पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, तो फिर आपने क्यों समर्थन किया। तो उन्होंने कहा कि नेहरू जिद्दी व्यक्ति है, अगर उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता तो हो सकता था कि वो कांग्रेस को तोड़ डालते और अंग्रेज इसका फायदा उठाते। इसीलिए मैंने चाहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस तरह कुल मिलाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। इसमें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। यानी नेहरू के बाद दूसरे सबसे बड़ा पद, दूसरा सबसे बड़ा नेता वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। हालांकि पंडित नेहरू और पटेल जी के बीच विचारों को लेकर, मुद्दों को लेकर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी। इस समय समय पर नेहरू जी के नीतियों का प्रखर विरोध करते थे, और परिणाम वाले दोनों के बीच एक तनाव की स्थिति भी दिखाई देती रही। यहां तक कि दोनों ने कई बार अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी भी दे डाला था। लेकिन इस समय जब देश आजाद होने जा रहा था, तो उस समय सबसे बड़ी समस्या देशी रियासतों के एकीकरण के लेकर के हुई, क्योंकि उस समय भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थी। अगर भारत आजाद भी हो गया होता और ये देशी रियासतें स्वतंत्र बनी रहती, तो भारत एक देश नहीं होता, बल्कि ये कई देशों का समूह होता। बीच बीच में छोटे छोटे देश होते। यानी अगर किसी भारतीय को कश्मीर से कन्याकुमारी तक
या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाना होता तो कई देशों को पार करके तब हो जाता। जगह जगह उसके वीजा लेना पड़ता, जगह जगह उसको आदेश लेना पड़ता। तो भारत एक देश नहीं कहा जाता। एक ऐसा भारत आजाद हो रहा था जो कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड था। तो इनको एक करना उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इस रियासतों को एकीकरण का जिम्मा उठाया और इसमें बीपी मेनन उनके प्रबल सहयोगी थे। तो सरदार पटेल साहब बीपी मेनन के सहयोग से ये जो तमाम स्वतंत्र देशी रियासतें थी इनको एक करने की जिम्मा उठाया, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत स्वतंत्र हुआ और इसी अधिनियम के तहत भारत दो भागों में विभक्त हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाए गए थे। जिन्ना साहब का जिन्ना का पूरा इरादा था कि तमाम रियासतों को अपने पक्ष में कर दे। वह तमाम देशी राजवाड़ों को भड़का भी रहा था, लेकिन सरदार पटेल साहब ने पूरी तरह शांत होकर अपने मिशन में जुड़े। उन्होंने इसके लिए साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाया, यानी जहां समझाने बुझाने से बात बन जाए उन राजाओं को समझा बुझा करके अपने पाले में किया। जहां कूटनीति की आवश्यकता थी वहां कूटनीति का परिचय दिया और कूटनीति के तहत उनको अपने पाले में किया। और जब कोई काम नहीं आया तो वहां भय भी दिखाया और भय दिखा करके इन रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया। तो 562 देशी रियासतें थी और एक एक करके बिना किसी खूनी क्रांति के, बिना किसी युद्ध के, एक तरह से देशी रियासतों को एक करने का काम उन्होंने, एक पूरी तरह रक्तहीन क्रांति थी। और विश्व इतिहास में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो बिना खून खराबा किए इतने सारे रियासतों को एक किए हो, जो सरदार पटेल ने किया। तो इन्होंने धीरे धीरे तमाम देशी रियासतों को समझा बुझाकर भारतीय संघ के जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करवाकर भारतीय संघ में शामिल कर दिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहती थी। उनमें था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था आपके जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें थी, ऐसी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहती थी, जो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहती थी। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो जूनागढ़ रियासत थी ये गुजरात में पड़ता था। कहां पड़ता था? गुजरात में। जूनागढ़ रियासत गुजरात में पड़ता था और चारों तरफ से यह रियासत भारतीय भूभाग से घिरा हुआ था। यह छोटा रियासत था किंतु काफी धनी रियासत था। यहां का नवाब था मोहम्मद महावत खान जी तृतीय। और ये यहां का नवाब थे और इनका दीवान था, आपका शाह नवाज भुट्टो।
शाहनवाज भुट्टो। तो जूनागढ़ के जो नवाब थे महावत खान जी तृतीय, ये जूनागढ़ को भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, बल्कि जूनागढ़ को ये पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और इसके लिए इनके जो दीवान थे, जो इनके वजीर थे शाहनवाज भुट्टो साहब, इन्होंने ही समझा बुझाकर महावत खान जी तृतीय को, यानी अपने नवाब को, पाकिस्तान के साथ जाने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत शुरू कर दिया। जिन्ना ने इन्हें समझाया बुझाया और उसने भी इनको भारत के खिलाफ किया। तो अब महावत खान जी तृतीय जो थे वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जबकि स्थिति यह थी कि पाकिस्तान की सीमा कहीं से भी जूनागढ़ रियासत से नहीं मिलती थी। और ये छोटा रियासत था लेकिन संपन्न रियासत था, पैसा भी इनके पास काफी था। और लेकिन जिन्ना के भड़काने पर ये भारत के बजाय ये पाकिस्तान में मिलने के लिए बेचैन हो गए, जबकि यहां की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। यहां तक कि 15 सितंबर 1947 को इन्होंने पाकिस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया, यानी जूनागढ़ को औपचारिक रूप से पाकिस्तान में विलय की इन्होंने घोषणा कर दिया। उसके विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। जब हस्ताक्षर कर दिया तो यहां की जनता इसके खिलाफ हो गई। इधर सरदार पटेल जूनागढ़ को भारत में शामिल करने के लिए कृत संकल्पित थे। इन्होंने भी महावत खान जी तृतीय को समझाया बुझाया। तब इन्होंने अपने सहयोगी बीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा और कहा कि यहां के नवाब से बात न करें, बल्कि यहां के जो जमींदार हैं, जो अधिकतर जमींदार हिंदू हैं, उनसे बात करें कि और उनको समझाएं। यानी यहां पर कूटनीति का परिचय दिया था। उन्हें समझाएं कि यह मुस्लिम जो नवाब है वह आप हिंदुओं को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता है। अगर जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो गया तो यहां के हिंदुओं के साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता रहेगा। और इन्होंने एक तरह से जमींदारों को भड़का दिया और परिणाम यहां पर जनता ने नवाब का विरोध शुरू कर दिया। जब नवाब ने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तो यहां पर सेना भेज दी गई और 9 नवंबर को 1947 को यहां पर सेना भेज दिया गया। और जब सेना भेज दिया गया तो महावत खान जी तृतीय नवाब और इनका दीवान ये दोनों पाकिस्तान भाग गए और इसको भारत के विलय पत्र पर भारत में विलय कर दिया। फिर यहां पर चुनाव भी हुआ। 1948 में यहां पर चुनाव कराया गया और चुनाव में वहां की सभी जनता ने भारत में विलय होने के लिए पक्ष में वोट दिया। मात्र विपक्ष में 91 वोट ही मिला था। तो कुल मिलाकर के जब वोटिंग हुआ और यहां की जनता भी भारत में विलय करने के लिए पक्ष में राय दी तो जूनागढ़ को पूरी तरह भारत में शामिल कर दिया गया। हालांकि आज की स्थिति है कि महावत खान जी तृतीय जिन्ना के भड़काने पर पाकिस्तान चले गए, एक समझौता के तहत पाकिस्तान चले गए, लेकिन आज इनके परिवार की स्थिति पाकिस्तान में है। ये लोग तो बार बार कहते हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए बड़ा त्याग किया है, लेकिन आज इनके साथ बड़ा बुरा सलूक वहां होता है। आज इनकी कोई महत्ता पाकिस्तान में नहीं है। जबकि ये शाहनवाज भुट्टो जो थे वह जुल्फिकार अली भुट्टो के पिताजी हैं, यानी जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, ये जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता है। और आज पाकिस्तान की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द, इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। कभी बेनजीर भुट्टो, फिर आज इनके बेटे हैं बिलावल भुट्टो। तो ये लोग तो राजनीति में अपना पाकिस्तान में एक मुकाम हासिल करने में सफल रहे, लेकिन
नवाब के परिवार की स्थिति आज बहुत ही वहां पर खराब हो गई है। इस समय उनके तीसरे वंशज जागीर खान है और वो बड़ा दुख भी व्यक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर के जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। दूसरी रियासत थी आपका हैदराबाद रियासत, एक दूसरी रियासत थी। तो यह रियासत जो हैदराबाद जो थी, यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। भारत का इसको पेट कहा जाता है, बड़ी रियासत थी। इसके पास काफी धन शक्ति भी था। तो यहाँ का जो नवाब थे, हैदराबाद के जो नवाब थे, वो आपके उस्मान अली खान थे। ये भी मुस्लिम थे, उस्मान अली खान। उस्मान अली खान थे। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के भड़काने पर ये भी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। ये हैदराबाद को न तो भारत में शामिल करना चाहते थे और न हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, बल्कि हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाए रखना चाहते थे। लेकिन यदि हैदराबाद एक स्वतंत्र देश बन जाता तो भारत का एकीकरण का काम पूरा नहीं होता और काफी बड़ी रियासत थी। पटेल साहब ने उस्मान अली खां को काफी समझाया बुझाया कि वह भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन उस्मान अली खां और इसका जो दीवान था, ये बड़ा मतलब गुस्सैल व्यक्ति था। ये खुद पटेल को ही धमकाने लगा था और इसका यह कहना था कि भारत हमारा क्या कर लेगा, हम हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। लिहाजा जब वहां की जनता को पता चला, तो यहां भी बहुत सारी जनता हिंदू थी और बहुसंख्यक जनता हिंदू थी और ये लोग भारत में विलय चाहते थे। लिहाजा वहां पर जनता ने और एक अली सरदार पटेल ने वहां के भी लोगों को समझाया बुझाया और परिणाम हुआ कि यहां की जनता ने अपने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो उस्मान अली खां ने इस आंदोलन को बर्बरता से कुचलने का प्रयास किया। जब बर्बरता से कुचलने का प्रयास किया तो 13 सितंबर 1948 को 13 सितंबर 1948 को यहां पर सेना ने दिया और 4 दिन के संघर्ष के बाद ही उस्मान अली ने आत्मसमर्पण कर दिया और इन्होंने नवंबर 1948 में भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। अब आपकी तीसरी रियासत थी जो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, जम्मू कश्मीर। हाँ, तो जम्मू कश्मीर था, यह भी एक काफी बड़ा स्टेट था और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह थे। लेकिन यहां की बहुसंख्यक जनता जो थी, बहुसंख्यक जनता जो थी मुस्लिम थी। तो महाराजा हरि सिंह यहाँ के महाराजा थे जो हिंदू थे और जनता मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह जो थे, इनकी राय थी कि जम्मू कश्मीर को न तो भारत में मिलाए और न ही पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का पड़ोसी सटा हुआ भूभाग भी था और पाकिस्तान का गठन ही धर्म के आधार पर हुआ था। तो यहाँ की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह का विचार था कि न तो हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाएंगे और न जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाएंगे, बल्कि इसको एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करेंगे।
क्योंकि हमारी भौगोलिक संरचना ऐसी है कि जिस तरह स्विट्जरलैंड है वैसा ही मैं जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड बना दूंगा। तो ये भारत में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे यहां पर तो। लेकिन यहां के शेख अब्दुल्ला, इन्हीं के दीवान थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जिनको शेर कश्मीर कहा जाता है, यहां के लोकप्रिय नेता थे। शेख अब्दुल्ला जो थे वह जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे। अब महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रखना चाहते थे। इधर पाकिस्तान का गठन ही मुस्लिम धर्म के आधार पर हुआ था और यहां की जनता मुस्लिम थी, इसलिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानता था। और परिणाम, जबकि भारतीय सरकार जो थी देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही थी, क्योंकि भारत के जो उस समय सरदार पटेल या उस समय के जो भारत के नेता थे उनका यही मानना था कि रियासतें कहां पर रहेंगी, भारत में रहेंगी, पाकिस्तान में रहेंगी या स्वतंत्र रहेंगी, इसका वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार वहां की जनता को, जनता जहां चाहेगी वही मिलेगी। तो इस जनमत के रुख पर रियासतों को ये भारत में शामिल करने के हिमायती थे। यानी जनता चाहती है भारत में शामिल होना, तभी भारत में शामिल किया जाएगा। तो उस समय देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही थी। इसी बीच 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों से हमला करा दिया और जो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती भूभाग में कबायली रहते थे और इनसे हमला कर रहे थे। और कबायलियों के भेष में खुद पाकिस्तान की सेना भी थी। और जैसे ही पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कराया, महाराजा हरि सिंह की स्थिति खराब हो गई। अब वो तुरंत भारत के सरकार के पास खबर भेजे कि हम भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। और स्थिति ये आई कि सरदार पटेल इसके लिए तुरंत सहमत हो गए। और चूंकि वह एक संकट की स्थिति थी, इसलिए जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इस शर्त पर हस्ताक्षर किए थे कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और परिणाम, जम्मू कश्मीर की बाद में जब भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर के जम्मू कश्मीर भारत का भाग बन गया, तो उसे एक विशेश राज्य यानी जम्मू कश्मीर के लिए अपना संविधान सभा गठित हुई, जिसने जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया। भारत सरकार को रक्षा, वैदेशिक मामले और संचार यानी सड़क पर ही अधिकार था। शेष सभी अधिकार जम्मू कश्मीर के अपना संविधान के अनुसार चलता था। तो रक्षा, वैदेशिक मामले और संचार, तीन चीजों को छोड़कर पूरा जम्मू कश्मीर की अपनी स्वायत्तता थी। इसके लिए भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A का प्रावधान बनाया गया था। और तो जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। जैसे ही भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर, तुरंत भारत की सेना कबायलियों को रोकने के लिए भेजी गई। भारतीय सेना वहां पहुंची और कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दी। और इस तरह जो कबायली और पाकिस्तान समर्थित जो सेना थी वह भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। लेकिन तब तक ये जो कबायली थे, जब तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर, तब तक ये कबायली और पाकिस्तान समर्थित सेना ने जम्मू कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। अब जिस भूभाग पर कब्जा किया गया था, वहां से जब भारतीय सेना खदेड़ने लगी, तब तक इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मैटर को ईएनओ में लेकर चले गए। पंडित नेहरू, ये जम्मू कश्मीर में जो भी दिक्कतें बाद में हुई, ये पंडित नेहरू के भूल का परिणाम था। पंडित नेहरू
ने सभी रियासतों को विलय करने का अधिकार वल्लभ भाई पटेल को दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में कहा था कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसलिए इस समस्या का मैं खुद समाधान करूंगा। और ये पूरी तरह जम्मू कश्मीर की जो समस्या विरासत में मिली वह पंडित नेहरू के भूल का परिणाम था और सरदार पटेल के इच्छा के विरुद्ध ये मामला लेकर चले गए यूएनओ में। यूएनओ ने घोषणा की जो सेना जहां पर है वहीं रुक जाए, और परिणाम जिन भूभागों पर जहां तक भारतीय सेना ने कवायलियों खदेड़ा था वहां तक तो भाग जम्मू कश्मीर का हुआ, और जो भाग अभी कब्जा खाली कराना था वह भाग आज वास्तविक सीमा बन गई और वो आज पीओके का हिस्सा चला गया। तो यह पीओके बना, यह पंडित नेहरू के भूल का परिणाम था। तो कुल मिलाकर के सरदार पटेल की इच्छा पूरे भारत को एक करने का था, लेकिन जम्मू कश्मीर एक समस्या के रूप में मिला। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंकवाद ग्रस्त इलाका बन गया और पाकिस्तान समय समय पर यहां पर आतंकवादी गतिविधियों को भड़काता रहा है। लेकिन 5 सितंबर 1919 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के, मोदी जी और अमित शाह जी के प्रयास से 5 सितंबर 1919 को संसद में अधिनियम बनाकर के अनुच्छेद 30, 170 और 35A को रद्द कर दिया और इसे भारत का अंग घोषित कर दिया गया। तो इस तरह जम्मू कश्मीर से जो 370, अनुच्छेद 370 और 35A जो इसको एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, इस आर्टिकल को 5 सितंबर 1919 को 5 सितंबर 2019 को रद्द कर दिया गया। तो 5 सितंबर को इस प्रावधान समाप्त करें और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया तथा 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित देश बना दिया गया। यानी आज जम्मू कश्मीर जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उसी के देख रेख में यहाँ का शासन चलाया जाता और 2 भारत में नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, जम्मू कश्मीर। और इस तरह जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। और जो एक जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था, आखिर वह समाप्त हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा के अनुरूप पूरा भारत आज एक हो गया। और यह जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना ही सरदार पटेल की सच्ची श्रद्धांजलि है। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, वैदेशिक मामले पंडित नेहरू के पास थे, लेकिन जो मीटिंग होता था उसमें सरदार पटेल साहब पहुंचते थे और कई जगह पंडित नेहरू ने जो भूल किया उसको ये समझाते थे, लेकिन नेहरू जी इनकी बातों को तवज्जो नहीं दी। जैसे इनका पाकिस्तान चीन के मामले में है, नेहरू जी जो थे ये अपने को समाजवादी नेता घोषित करना चाहते थे, समाजवादी नेता बनना चाहते थे, ये विश्व नेता का भी स्वप्न देखते थे। और यही कहा था कि चीन के साथ उन्होंने धीरे धीरे दोस्ती की पींग बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि पंडित सरदार पटेल साहब ने इसके लिए पंडित नेहरू को रोका भी था, लेकिन वो धीरे धीरे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने लगा और परिणाम हुआ कि 1962 में उसी चीन ने नेहरू के पीठ में खंजर भोंका और आक्रमण कर दिया। और परिणाम हुआ कि आज जो लद्दाख का बड़ा हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया, जिसको आज वो अक्साई चीन कहता है। अभी भी वह अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। पंडित नेहरू का ही परिणाम हुआ कि इन्होंने यूएनओ में चाइना का समर्थन किया और उसको यूएनओ का अस्थायी सदस्य बनवा दिया।
यह भी जब भी भारत की हित की बात आती है, यूएनओ में चाइना जो था ये वीटो का प्रयोग करता है, भारत का खिलाफत करता है। लेकिन अगर ये पंडित सरदार पटेल के विचारों को माने होते तो न तो चाइना तिब्बत पर हमला कर पाता, तिब्बत को अपने पर कब्जा कर पाता, और न ही यूएनओ का अस्थायी मेंबर बना होता। अस्थायी मेंबर के कारण वह भारत के हितों का कुठाराघात करता है। तिब्बत आज जब वो अपने में मिला लिया तो आज भारत और चीन की सीमा आपस में मिलने लगी, और परिणाम हुआ कि वहां पर भी हमेशा वह संकट पैदा करता। अगर तिब्बत पर चीन अधिकार नहीं किया होता तो तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में काम करता, आज भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहता। तो देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान राजनेता थे। भारत को एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सरदार पटेल की मृत्यु आपके 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष के उम्र में मुंबई में हुआ था। चूंकि जब गांधी 30 जनवरी 1948 को जब गांधी की हत्या हो गई तो यह सरदार पटेल के लिए बड़ा आघात था, और इसी के बाद सरदार पटेल बीमार रहने लगे और अंततः उन्हें हार्ट अटैक आने लगा और मुंबई में उनकी डेथ हो गई। हालांकि ऐसे महान शख्सियत मरते नहीं हैं। सरदार पटेल के विचार आज भी प्रासंगिक है। सरदार पटेल की जीवनी आज भी हमें राष्ट्रीय एकता की भावना का संदेश देती है, और इसीलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन पूरे भारत में नेशनल यूनिटी डे के रूप में मना रहा है। नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस को पहली बार 31 अक्टूबर 2014 में मनाया गया, और तब से हर साल इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज पूरे भारत में जगह जगह सरदार पटेल को याद किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने तो स्कूलों में घोषणा कर दिया है कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय एकता दिवस को विशेष रूप से मनाया जाए, बच्चों को सरदार पटेल के बारे में बताया जाए, और आज स्कूलों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाए। तो आज हम लोग सरदार पटेल को याद करते हैं। सरदार पटेल के सम्मान में ही आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी नडियाद में बनाया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था। यूनिटी बनाया गया था जो 182 मीटर ऊंची या लौह प्रतिमा है सरदार पटेल की। सरदार सरोवर बांध के सामने नडियाद गांव में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके पहले लिबर्टी ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। उस प्रतिमा की ऊंचाई 93 मीटर है, और उससे लगभग 2 गुनी ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, और पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोगों को भी सरदार पटेल से प्रेरणा लेनी चाहिए, और देश में जितने भी विभाजनकारी तत्व है उनका विरोध करना चाहिए। यह इस देश को हमें एक बनाए रखना है, और यही सरदार वल्लभ भाई पटेल की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओके, धन्यवाद।